बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के आज के इस क्लास में हम लोग आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमारा जीएस सेक्शन का एनालिसिस आ चुका है और इस सेकंड पार्ट में आज हम लोग डीएलएड सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 से आगे हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड हमारा आ चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ चुका है और इसमें जो कुछ सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ये सवाल जो है वो डीएलएड के सिलेबस से बिल्कुल हट करके है और इसमें कुछ ऐसे सवाल मुझे देखने को मिले जो बीएड और एमएड के सिलेबस से लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन के पेपर सेट करते हैं वो लोग हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उन्होंने डीएलएड किया हुआ नहीं होता है, उनसे क्वेश्चन सेट करवाया जाता है और इसीलिए आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं जो बीएड और एमएड के सिलेबस से मिलते जुलते हैं, वहीं से सीधे सीधे प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कि आप पहला सवाल देखिएगा तो ये सवाल भी आपको बीएड और एमएड के सिलेबस में मिलता है, ये डीएलएड के सिलेबस का नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस थे और थोड़े से टफ थे, ठीक है। चूँकि हम लोगों ने इसका डिटेल क्लास में एनालिसिस नहीं किया था और डीएलएड के सिलेबस में कहीं है भी नहीं। आप पूरा F1 से लेकर के F12 तक पढ़ लीजिए, S1 से लेकर के S9 तक पढ़ लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके वजह यही है कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उन्होंने डीएलएड के सिलेबस को पढ़ा नहीं होता है, वो बीएड और एमएड किए हुए कैंडिडेट होते हैं और वो सेट करते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का कि क्या आंसर होना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। तो एक सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? विकल्प दिए हुए हैं और चूँकि ऐसे प्रश्नों में विकल्प जो होते हैं वो कन्फ्यूजन से भरे होते हैं, क्योंकि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कई जगहों पे ऐसा लगता है कि एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेट करने वाले सेटर होते हैं उन्होंने कौन सा आंसर फीड किया है ये मैटर करता है, ठीक है। आप अपने तर्क से 2-3 आंसर को सही बता सकते हैं और आपका तर्क कहीं ना कहीं सही भी होता है, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है उन्होंने क्या आंसर फीड किया है वो निर्भर करता है कि आपका जो तर्क है उनके तर्क से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी वाले सवाल हैं, हर एक व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से सोचता है। तो मेरा मानना था कि जीएस के सेक्शन में ये पांचवा विकल्प हटा देना चाहिए था। खैर, जो प्रश्न बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी को समझना है। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है कि एक सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो मैंने जैसा कि क्लासेस में बताया कि सर्वोत्तम, सर्वाधिक, सबसे उत्तम, इस तरह के शब्द जब आते हैं तब एक ही विकल्प को सेलेक्ट करना चाहिए और यही सटीक आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विचारधारा और प्रयोजन की सामान्यता, सामान्यता ये शब्द भी मुझे गलत लग रहा है, समानता यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि विचारधारा और प्रयोजन इन दोनों की आपस में समानता होगी तभी सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था होगा और ये सर्वोत्तम सूचक की श्रेणी में आएगा भी, ठीक है। सामान्यता का मतलब अलग हो जाता है और सामान्यता एक अच्छा शब्द भी नहीं, सामान्यतया होता है ना। अगर आप शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो सामान्यतया होता है, सामान्यता तो कोई शब्द ही नहीं है। सामान्यतया इस तरह से लिखा जाता है या फिर होना चाहिए समानता, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जो निकल के आता है वो समानता का ही आता है, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है दिया गया होगा आपको, तो आप वहाँ देखेंगे कि इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में वो क्या वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट लिखा होता है कि जब आप हिंदी में कंफ्यूज होते हो तो इंग्लिश वाला ही माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है वही माना जाता है, वही ऑथेंटिक होता है। तो वहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अगर वो समानता के अकॉर्डिंग वर्ड होगा तो समझ लीजिए कि समानता ही वर्ड होगा यहाँ पे हिंदी में। तो यहाँ पे पहला विकल्प यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह किसका कथन है? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। लेकिन वैसे देखें कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, तो इससे सभी जितने भी शिक्षाविद हमारे थे वे सभी इस बात से सहमत थे। कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि व्यक्ति का समग्र विकास नहीं होना चाहिए, सभी तो कह रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी वही कहना था, विवेकानंद जी का भी वही कहना था, श्री अरविंदो का भी वही कहना था, गांधी जी का भी वही कहना था। लेकिन जो कथन वाला वर्ड आ जाता है, कथन वाला सेंटेंस आ जाता है, तो वहाँ पे जब आप देखिएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कथन में स्पष्ट है
कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, शैक्षिक सहायक सामग्रियां उपयोग होती हैं। ये आपके डीएलएड से ही संबंधित सवाल है और ये पढ़ाया गया सवाल है। शैक्षिक सहायक सामग्रियां टीएलएम पे बहुत डिटेल क्लास हमारा आया। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती हैं, बिल्कुल सही है। सीखने को अधिक अर्थवान बनाती हैं, ये भी सही है। शिक्षक के काम में मदद करती है, बिल्कुल, हम टीचर्स के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। टीएलएम अगर हमारे पास हो तो हम आसानी से चीज़ों को समझा सकते हैं। छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में सहायक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि आप क्लास में आप मॉडल लेकर के जाते हैं तो बच्चों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है ना। तो ये सारे विकल्प सही है और ऐसी स्थिति में हम ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट करेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाइए तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु ये सारे विकल्प जो आपको दिख रहे हैं ये सब प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में से उठाए गए कदम हैं, ठीक है। चाहे वो निःशुल्क पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म का वितरण हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हो, मध्याह्न भोजन विद्यालय में लाने की योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी जो हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सटीक अगर इसमें आता है तो वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में शुरू किया गया था और ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु ही ये मुख्य रूप से लाया गया था, ठीक है। तो अब देखिए सेटर ने क्या सेट किया। वैसे हमारा मानना है कि यह ऑप्शन ई होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी संरचना जटिल है या फिर इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संघटक शामिल हैं। इससे समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध होती है। इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रकार्य हैं। और पांचवा विकल्प है, तो देखिए शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संघटक शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? तो मानव जाति का उत्थान गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाते हैं। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो इसको हम लोगों ने डिटेल क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य, दूरवर्ती शिक्षा यानी कि दूरस्थ माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है ओडीएल मोड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कक्षा में जनसंचार एवं कंप्यूटर का प्रयोग नहीं, आमने सामने की शिक्षण विधियों को छोड़कर शिक्षण के गैर पारंपरिक तरीकों को अपनाना, ये सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना, ये नहीं है। शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये हो सकता है। शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये भी दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा में शामिल है। क्योंकि दूरी के कारण कभी कभी क्या होता था कि लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए दूरवर्ती शिक्षा को लाया गया ताकि लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकें, है ना, और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। तो बी और डी ये दोनों सही लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ई होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिएगा, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ये तो आसान सा सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? ये प्रतिमान वाला जो सवाल है ये भी आपका डीएलएड के सिलेबस में नहीं है, ये आपका बीएड और एमएड इन दोनों के सिलेबस में है, ठीक है, प्रतिमान से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए आपका ये सारा जो प्रतिमान है ये सारे मॉडल हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं जो कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये है प्रदर्शन वाला नहीं है, प्रशासनिक प्रतिमान, ये सही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना किस प्रतिमान में होती है? तो प्रशासनिक प्रतिमान में होती है। यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? तो इस कथन का समर्थन जॉन डीवी महोदय करते हैं। सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने दिया था? सांस्कृतिक पश्चता की अवधारणा का विकास, ये वाला जो थ्योरी है, ये M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है। ये हमारे डिटेल क्लास में आपको मिल जाएगा। जब मैंने CWSN चाइल्ड्स के बारे में बताया था, दिव्यांग बच्चों के बारे में बताया था, तो वहाँ पे दृष्टिहीन बच्चों के बारे में जो मानक स्थापित किया गया है 20/200 होने के उपरांत वो अंधा माना जाता है। SEN का पूर्ण रूप क्या है? SEN स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को कहते हैं। SEN इसी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड CWSN है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, जॉब प्लेसमेंट, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, शिक्षकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, ज्ञान में वृद्धि। तो देखिए, ये जो सवाल है ये भी आपका हाई लेवल का सवाल है। बहुत सारे कारक होते हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है, और उनमें से जो है ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी शामिल है और ज्ञान में वृद्धि भी शामिल है, ये दोनों शामिल है। तो इसमें पांचवा विकल्प दिया हुआ नहीं है कि एक से अधिक या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप मान करके चलें कि C भी सही हो सकता है और E भी सही हो सकता है। ठीक है। शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना, शिक्षकों के मूल्यों का आशोधन नहीं होगा, समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण ये हो सकता है, दलित वर्ग की सामाजिक गतिशीलता। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किसके ऊपर केंद्रित होनी चाहिए? तो शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना ये भी सही है, और समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण की भावना का विकास होना ये भी सही है, दलित वर्ग की सामाजिक गतिशीलता ये भी सही है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग वर्गों की आवश्यकताओं के लिए भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा आन पड़ी, उसकी आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो अगर समावेशी शिक्षा से संबंधित ये टॉपिक है तब यहाँ पे आंसर निश्चित रूप से E होगा। विद्यालय की पाठचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना, शैक्षिक उपलब्धि के मानकों का निर्धारण, बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक हैं, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे भी E ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन मेन अगर देखेंगे यहाँ पे मुख्य उद्देश्य या मुख्य प्रयोजन नहीं दिया है। ठीक है, तो जब मुख्य नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में जो भी ऑप्शन सही होते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक से अधिक जैसे ही होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना ये भी विद्यालय की पाठचर्या के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जब आप विद्यालय की पाठचर्या, जैसे कि पूरे बिहार में एक ही करिकुलम लागू है, तो पूरे बिहार के सरकारी स्कूल में आप चले जाएंगे, कहीं भी किसी स्कूल में चले जाएंगे तो पूरे विद्यालय में एकरूपता आपको देखने को मिलेगी। जो हिंदी किसी दूसरे ज़िले में पढ़ाया जा रहा होगा, जो हिंदी किशनगंज में पढ़ाया जा रहा है वही हिंदी गया में पढ़ाई जा रही है ना, तो एकरूपता आ गई। तो विद्यालय में एकरूपता प्रदान करने में भी पाठचर्या का कार्य होता है। शैक्षिक उपलब्धि के मानकों का निर्धारण, इसको हम नहीं भी कर सकते हैं। बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो ऐसी स्थिति में E ही होना चाहिए। 92 का मुझे E ही लग रहा है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं ओपन ऑनलाइन मैसिव कोर्सेस में शामिल है। मूक्स की चर्चा मैंने की थी लास्ट क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा। तो स्वयं की चर्चा मैंने की थी, लेकिन फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया था वहाँ पे। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं का फुल फॉर्म होता है। एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है।
ये आचार्य राममूर्ति जी की रिपोर्ट है। आचार्य राममूर्ति यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? वृद्धि की अवधारणा यहाँ पे सही है। वृद्धि की अवधारणा शारीरिक आयाम पर विशेष जोर देता है, क्योंकि वृद्धि शारीरिक आयाम से जुड़ी हुई चीज़ है। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने जो लास्ट में यूनिट 8 में 30 आपको एब्रीविएशन दिए थे, उनमें से 2-3 आ गए हैं। GIF उसमें से शामिल है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन सही है। DPEP का फुल फॉर्म क्या है? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने DPEP से अपना डिप्लोमा किया होगा, इग्नू से, आप सभी को पता होगा। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सही है। उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियाँ हैं। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के लिए संकायक सुधार कार्यक्रम, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, या फिर शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियाँ, ये शिक्षक शिक्षा के लिए संकायक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन नंबर बी है। 99 में आ जाइए। सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, यदि वह कक्षा में नोट्स लिखा दें, वह गृहकार्य नहीं देता है, वह कक्षा में नव परिवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है, वह पाठ्यपुस्तक को पढ़ करके व्याख्या करके समझाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा है। सर्वोच्च कारण पूछ रहा है तो सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत की समुचित व्याख्या करता है? कला अनंत है और समय कम है। अब देखिए, जो शिक्षाविद के लिस्ट दिए गए थे सिलेबस में, उसमें श्री अरविंदो का नाम था ही नहीं। लेकिन जब आप बीएड के सिलेबस को देखिएगा तो उसमें श्री अरविंदो का नाम है, और श्री अरविंदो से संबंधित 2 सवाल यहाँ पे दे दिए गए हैं। हमारे पास गिजुभाई बधेका का था, रविंद्रनाथ टैगोर का था, महात्मा गांधी का, मारिया मोंटेसरी का था, जॉन डीवी का था। तो उनमें से आपको बहुत कम सवाल देखने को मिल रहे हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, उनका सवाल तो है ही नहीं। श्री अरविंदो का सवाल उठा करके दिया गया, जो कि बीएड के सवाल से शामिल है, बीएड के सिलेबस से शामिल है। तो श्री अरविंदो के मत की समुचित व्याख्या कौन सा करता है? कला अनंत है और समय कम है। श्री अरविंदो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और इन्होंने आध्यात्म के तहत बहुत सारी रचनाएं की हैं। अध्यात्म इनका मुख्य हथियार था। तो ये सारी बातें जो हैं वो सब अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य एक दिव्य जीव है, जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है। ये सारे के सारे आपको अध्यात्म से जुड़े हुए कथन है, और इसलिए यहाँ पे ई विकल्प सही होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? ये भी आपका बीएड का ही सवाल है, और इसमें आधिकारिक प्रतिमान सही है। इसमें शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम लोग किया करते हैं पारंपरिक शिक्षण प्रणाली में, वो आधिकारिक प्रतिमान के अंतर्गत आता है। 102 में आ जाते हैं। शिक्षा के किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी? ये आपका क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के तहत की गई थी, जहाँ पे गांधी जी की बुनियादी शिक्षा वहाँ पे शामिल थी। वहीं पे क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी। क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हाथ से बनाया जाने वाला जितना भी काम हो। तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इसका सही आंसर है। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य क्या है? SSA का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से एक सवाल आपने ऊपर देखा था, मैंने वहाँ पे कहा था कि इसका आंसर सर्व शिक्षा अभियान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोच करके सेट किया है, तो अब वो फाइनल आंसर के आने के बाद पता चलेगा। वैसे यहाँ पे तो ये कन्फर्म है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ही इसका आंसर है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सामाजिक समस्याएं, वृत्तिक सक्षमता, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, मूल्य उन्मुखीकरण। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सामाजिक समस्याएं भी इसमें शामिल हैं।
मूल्य उन्मुखीकरण भी शामिल है। वृत्तिक सक्षमता को भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वृत्तिक सक्षमता का टॉपिक यहाँ पे आप देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना। दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना। भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। केवल ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करने से सामाजिक गतिशीलता आ सकती है क्या? अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर विनिवर्तन। विनिवर्तन का मतलब कि अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा देना। शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण, इससे सामाजिक गतिशीलता होगी। यहाँ पे मुझे उपयुक्त में से कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है वो सटीक नहीं है। दूर दराज के स्थानों पर विद्यालयों को स्थानांतरित करना। अब ऐसे दूर दराज स्थान पर विद्यालय को स्थानांतरित कर दे जहाँ कोई रहता ही नहीं हो, तो फिर वहाँ पे विद्यालय स्थापना करने से क्या फ़ायदा है? वैसे आरटी एक्ट में तो हमारा निश्चित रूप से लिखा गया है कि जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में एक आपका मिडिल स्कूल होगा। फिर दूर दराज के स्थानों पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे स्थान जहाँ पे कोई नहीं रहता और वैसे स्थान पर अगर हम स्कूल खोल दें तो फिर सामाजिक गतिशीलता हो पाएगी क्या? नहीं होगी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। वैसे देखिए इसका फाइनल आंसर में क्या आता है। निम्न में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता? अच्छा, वेब से संबंधित ये टॉपिक है, ये भी पूरा का पूरा बीएड से रिलेटेड टॉपिक ही है, और जिन लोगों ने बीएड किया होगा उनको पता है कि वेब 2.0 की बात की गई है बीएड के सिलेबस में। वेब 1.0, 2.0, 3.0, जैसे कि आपका अभी सिम जो हमारा चल रहा है वो 5G का आ चुका। इसके पहले 2G था, 3G था, 4G था, फिर 5G आया, है ना। तो उसी तरह से वेब के ऊपर भी जो हमारा इंटरनेट का जैसे अलग अलग लेवल आया है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से लगभग सारा काम कर लेते हैं। वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब शुरू में आया था इंटरनेट, तब आप याद कीजिए कि जब कीपैड वाला मोबाइल आया था तो आप केवल मैसेज को भेज सकते थे, ठीक है, मैसेज आपके पास आ सकता था, लेकिन मल्टीमीडिया का यूज नहीं कर सकते थे। फिर वेब 2.0 आया जिसमें आप मल्टीमीडिया का यूज कर सकते थे। तो 2.0 एक्चुअली वही है जिसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को आपस में मिलकर के ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। ये वेब 2.0 की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये आपका जो टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन हमारा है उससे रिलेटेड है। आईसीटी वाले टॉपिक में इसको शामिल करना चाहिए था। तो चूँकि ये भास्ट लेवल का है टॉपिक, ये आपका यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन जो होते हैं वहाँ पे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, वहाँ से भी सवाल लिए गए हैं। तो भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ तमिलनाडु में, ठीक है। और ये आभासी विश्वविद्यालय जो है एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ये तमिलनाडु में स्थापित है। PERT का विस्तृत रूप क्या है? PERT का विस्तृत रूप है प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 109 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? स्मार्ट कक्षाएं नहीं। बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम सही है। एडुसेट आभासी विश्वविद्यालय ये सही है, ठीक है। एडुसेट तो एक सैटेलाइट है जिसके माध्यम से आप ये सारा जो भी हम प्रोग्राम देख पाते हैं वो सब एडुसेट के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल सैटेलाइट ये था, एजुकेशनल का एडू हो गया, सैटेलाइट का सेट हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सही ही होगा। तो यहाँ पे ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 110 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? संज्ञानात्मक कार्यनीति ये सीखी गई है। मौखिक जानकारी सीखी गई अभिक्षमता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्धिक कौशल, अभिरुचियाँ ये सब सीखी गई अभिक्षमता हैं।
का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा भी हमारे सिलेबस से बाहर का है। प्राथमिक स्तर पे इसका कोई काम है नहीं। वैसे विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण, विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण ही सही है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को अपनी आजीविका के लिए कुछ ऐसे कौशल को सिखाते हैं जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ही वही होता है, व्यावसायिक शिक्षा, है ना। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है उदारवादी शिक्षा के बोझ को संतुलन में रखना। एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्यानुभव, इसको भी शामिल किया गया है NEP 2020 में। एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्यानुभव होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे तो क्लास 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो या फिर इंजीनियरिंग हो। उसमें ITI के कई सारे क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि प्लम्बिंग सिखाना हो बच्चों को, बिजली के काम सिखाने हो, मोटर बाइंडिंग सिखानी हो, इस तरह के बहुत सारे काम की बात की गई है। ठीक है, विद्यार्थियों को सार्थक रूप में संलिप्त रखना, ये भी सही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा E ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? आसान सा सवाल है, यूनेस्को के द्वारा सुझाया गया था। क्लासेस में डिस्कशन इसका किया गया है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की ज़रूरत है? प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की ज़रूरत है? तो छात्र केंद्रित, ये तो आसान सा सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाधक नहीं होगा। भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। ये आपका शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, 1964-66 वाला, ये सही विकल्प है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः किस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था? प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार से जुड़ा हुआ था। ये एक टॉपिक छूटा हुआ है जिसको ऐड करेंगे इस बार के जो हमारा गाइड बुक है उसमें कुछ टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा। और चूँकि मैंने देखा है कि B.Ed और M.Ed के टॉपिक्स को भी शामिल किया जा रहा है, तो वहाँ से मैं टॉपिक को लूँगा और उसको और ज़्यादा इन्हांस करूँगा निश्चित रूप से। तो सुधार की प्रक्रिया तो चलती रहती है। पहला एग्ज़ाम था तो बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो नहीं मिलते हो, वो एग्ज़ाम के बाद पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, उनका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न को सीखने को मिला है। तो अब देखिए आगे का सवाल है, सलमान का कथन प्रकाशित किया गया था। तो सलमान का सम्मेलन के बारे में मैंने समावेशी शिक्षा वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जो मेसन सम्मेलन पहले हुआ था, उसके बाद 1994 में सलमान का सम्मेलन आया, जहाँ पे समावेशी शिक्षा शब्द निकल करके आया था। समावेशी शिक्षा की नींव सलमान का सम्मेलन को माना जाता है। 1994 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलापों और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाली शीर्षस्थ निकाय है? तो सबसे शीर्षस्थ कौन है? NCERT है। इसके बाद बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष जब आज़ादी से पहले इसकी कमेटी जब गठित की गई थी तो उस टाइम पे गांधी जी थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब गठित की गई थी ये कमेटी तब जाकिर हुसैन थे। अब ये सवाल कन्फ्यूजिंग है कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष सीधे सीधे लिख दिया गया है। तो अब देखिए सेटर ने क्या सेट किया है। अगर गांधी जी सेट किया होगा तो गांधी जी वाला सही हो जाएगा, जाकिर हुसैन वाला सेट किया होगा तो जाकिर हुसैन सही होगा, या फिर ये भी सही हो सकता है, उपयुक्त में से दोनों, है ना। एक से अधिक वाला भी सही हो सकता है। इसके बाद देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? माता पिता का विकास सूचकांक, इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी स्कूल की किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। समुदाय की जनांकीय विशेषताएं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना, ये सही है, D ऑप्शन सही है। किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों को इष्टतम बढ़ावा मिलेगा?
अब यहाँ इष्टतम शब्द आ गया, मतलब कि सबसे अधिक बढ़ावा किसको मिलेगा। तो यहाँ पे जब विद्यालय के प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप के आयोजन को करते हैं ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, तो ये लोकतांत्रिक मूल्य को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना, सही है। विद्यालय आधारित परीक्षाओं में सफलता है, तो परीक्षा में सफलता का कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म मुहैया कराना, विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, फिर 5वां विकल्प है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा, ये विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना, ये सही होगा, क्योंकि ये देखिए पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म ये तो संसाधन है स्टूडेंट्स के लिए। अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी उनके लिए संसाधन की तरह है। तो पहला विकल्प सबसे अच्छा। 123 एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य नहीं है। छात्रों का विश्वास ये सबसे अधिक मूल्यवान है। आत्मसम्मान ये भी मूल्यवान है। वेतन और नौकरी ये दोनों चीज़ें अमूल्य हैं। वेतन और नौकरी का लोभ मत कीजिए, ठीक है। आप एक टीचर हैं तो वेतन और नौकरी आपके लिए अमूल्य है, लेकिन सर्वाधिक कह रहा है, तो सर्वाधिक में आप सोचिए कि वेतन अमूल्य है या फिर नौकरी अमूल्य है। आपको क्या लगता है, आप एक सिलेक्ट करके लगा दीजिए। अब सेटर ने क्या लगाया होगा, मुझे तो लगता है वेतन लगाया होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए वेतन कोई मायने रखता नहीं है, तो वेतन ही होगा। 124 पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व किससे संबंधित है। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, जिसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। मिर्गी एक प्रकार का किस प्रकार का रोग है। मनोरोग जन्य विकार है। ये मिर्गी एक मनोरोग जन्य विकार है, मानसिक विकार है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। ये नैक के द्वारा प्रदान की जाती है। आप देखे होंगे नैक के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है कॉलेज को, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ को। तो शिक्षक शिक्षा संस्थानों को भी नैक के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल। तो उसी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है या पूरी तरह से संबंधित नहीं है। मारिया मॉन्टेसरी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं बियॉन्ड जाकर के सोचना है, ठीक है। किसी एक बिंदु के ऊपर फोकसित होना नहीं, बल्कि अलग अलग उपाय सोचना। तो मारिया मॉन्टेसरी वाला ये सही है। गांधी जी सॉइल्ड हैंड्स। गांधी जी का कहना था कि अपने हाथ गंदे करो, मतलब चीज़ों को बनाओ। बच्चों को कहते थे कि मिट्टी से बहुत सारी चीज़ों को निर्मित करो, बहुत सारे क्राफ्टिंग करो। तो सॉइल्ड हैंड सही है। फ्रोवेल प्ले मेथड फ्रोवेल सही है। ये जर्मनी के फ्रेडरिक फ्रोवेल थे। इन्होंने ही किंडरगार्टन की व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। तो किंडरगार्टन से संबंधित ये ऑप्शन सही है। केलर कोऑपरेटिव लर्निंग। केलर कोऑपरेटिव लर्निंग ये सर्वाधिक असंगत है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है। देखिए सामान्य स्कूल प्रणाली लागू नहीं किया गया, लेकिन इसे सवाल जरूर पूछ दिया जाता है, जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है। सामान्य स्कूल प्रणाली कहीं भी लागू नहीं किया गया है इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो है शिक्षा में बाह्य हस्तक्षेप के मुद्दे का समाधान करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है। विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा संचालित करना, ये सही है। NCERT का ये कार्य नहीं है, बाकी के सारे कार्य NCERT के द्वारा किए जाते हैं। अगला सवाल लेंगे 130। प्रेरक क्या है। प्रेरक का मतलब क्या है। तो प्रेरक अभिप्रेरणा वाला प्रेरक अगर है तो वहाँ पर निश्चित या खास विशेषक हो सकता है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का वो काम करता है जो कि किसी भी बच्चे को प्रेरणा दे सकता है।
तो ये निश्चित या खास विशेषक हो सकता है। किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति को प्रेरक नहीं कर सकते हैं। सामान्य विशेषक ये नहीं है, ये खास विशेषक है। अभिलाषा या तीव्र इच्छा, प्रेरक अभिलाषा या तीव्र इच्छा ये हो सकती है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर अभिलाषा जगती है, तीव्र इच्छा जगती है, तो वो अभिप्रेरित हो जाता है किसी भी कार्य को करने को लेकर के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। 131 वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? ये तो URL है। URL ये यूनिट 8 से संबंधित सवाल है, आप लोग यूनिट 8 में देखे होंगे, एब्रीविएशन में दिया होगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित है। इसके बाद पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित कौन है? अहम केंद्रित का अर्थ क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये सी ऑप्शन, संवेदी प्रेरक अवस्था अहम केंद्रित होता है, ये भी सही है। वातावरण ज्ञान का केंद्र है, वातावरण ज्ञान का केंद्र है, ये भी नहीं। संवेदी प्रेरक अवस्था और ये ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही हो जाएगा। अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसको बना दिया गया, उपरोक्त सभी यहाँ दिया गया है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है, एकदम मतलब कि कन्फ्यूजिंग बना दिया गया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही होना चाहिए। अगला सवाल है, व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन, ये सही हो जाना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है? तो ये भी जो 30 एब्रीविएशन दिया गया था उसमें शामिल है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमारे जो मोबाइल का एडाप्टर होता है ना, उसमें जो केबल लगा होता है जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, वो USB का काम करता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2009 किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? चिंतनशील शिक्षक, चिंतनशील शिक्षक सही आंसर है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1995, ये आप लोगों को पता होगा, हमारा CWSN वाले क्लास में ये बताया गया था। अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाना चाहिए? प्रोत्साहन, सजा, इनाम, परिणाम का ज्ञान। परिणाम का ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। परिणाम का ज्ञान आप बच्चों को करा दीजिएगा तो अभिप्रेरित वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 140 विचारावेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती हैं? ये सभी बालकों के लिए सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन क्या है? स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद 142 में आ जाइए। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? ये तो आपको क्लासेस में बताए गए हैं। 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 का हिंदी में हम लोग जानते हैं। किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? ये किशोरावस्था में हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है विशेष वर्ग की स्थापना करना। अगर हम विशेष वर्ग की स्थापना कर देंगे तो फिर सामाजिक शिक्षा की परिकल्पना खत्म हो जाएगी। खेल विधि का प्रतिपादक किससे माना जाता है? खेल विधि किंडरगार्टन मेथड में आता है, जो फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। ये जर्मनी के थे। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है ये 11 नवंबर। उन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? ये समानता और समता के अभियान का प्रतिनिधित्व करता है।
किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए थे? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि खेल विधि किंडरगार्टन स्कूल को ही कहा जाता है और ये फ्रेडरिक फ्रोबेल से जुड़ा हुआ है। फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मनी का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार क्या है? तो हम सभी लोगों को पता है कि बच्चे के प्रवेश का आधार बालक की उम्र है, उसका उम्र देखते हैं, उसके उम्र सापेक्ष नामांकन करवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? आपने देखा होगा हमारे स्कूल के दीवारों पे ये तो लिखा होता है, स्वामी विवेकानंद, पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 150वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो आप देखें कि आपका कितना मार्क्स इस सेक्शन में आ रहा है, डीएलएड सेक्शन में, और फिर जीएस सेक्शन और डीएलएड सेक्शन, इन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है। एक छोटा सा मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कट ऑफ कितना जा सकता है उसके ऊपर भी, और उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि आपके अनुमानित कट ऑफ कितने जाएंगे और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन ले पाएंगे या फिर नहीं। तो मिलेंगे फिर से आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।